शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ जानी पहचानी। आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है और इस रेडियो को 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर आपके लिए लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। इस रेडियो पर हम जहां समुदाय और समाज के अलग अलग पहलुओं पर उनसे जुड़ी हुई समस्याएं, उन समस्याओं के समाधान और इसके अलावा भी और भी समाज के कई तरह के मुद्दे आप तक लेकर आते हैं अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से। तो वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों की जानकारी के लिए भी कई तरह के कार्यक्रम हम इस रेडियो पर लेकर आते रहते हैं। तो मनोविज्ञान के शिक्षार्थियों के लिए एक जानकारी के साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विनीता पंत, और इनकी जानकारी का जो विषय है वो है सांख्य के अनुसार व्यक्तित्व की व्याख्या। तो दोस्तों, पेश है आपके लिए ये कार्यक्रम। नमस्कार। हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं विनीता पंत, मनोविज्ञान विभाग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से आज जो विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ वह है सांख्य के अनुसार व्यक्तित्व की व्याख्या। यह हमारे मनोविज्ञान के MAPSY थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी विषय रहेगा। इसके साथ ही जो लोग इसमें रुचि रखते हैं उनके लिए भी यह उपयोगी होगा। भारतीय दर्शन के जो 6 स्कूल हैं उसमें से सांख्य एक है जो कि काफी प्राचीन है, और जो स्कूल है, सांख्य की जो शाखा है, इसका मानना है कि वास्तविकता या रियलिटी में जो भी कुछ है वह प्रकृति एवं पुरुष से बना हुआ है। पुरुष जो है उसे चेतन यानी कि सेल्फ या इंटेलेक्ट के रूप में देखा जाता है, और जो प्रकृति है उसे मैटर यानी कि तत्व, ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। कहा जाता है पुरुष के अलावा जो भी कुछ है वह प्रकृति का एक हिस्सा है, प्रकृति का भाग है। सांख्य के हम शाब्दिक अर्थ की अगर बात करते हैं तो सांख्य अर्थात होता है संख्या संबंधी, यानी इंग्लिश में हम उसको न्यूमरेशन से जोड़कर देख सकते हैं। जो सांख्य की शाखा है इसकी स्थापना का श्रेय जाता है ऋषि कपिल को, और यह जो शाखा है ये द्वैतवादी मान्यता रखती है। इसका मानना है कि व्यक्ति को कोई भी जो दुख या परेशानी होती है वह तब होती है जब उसके पास किसी भी विषय की गलत जानकारी होती है, यानी कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से ऐसा होता है। और मानना यह है कि सही जानकारी प्राप्त करने के लिए 3 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की यहाँ पे बात कही गई है, जिसमें कि पहला है प्रत्यक्षण, प्रत्यक्षण जिसको हम परसेप्शन कहते हैं। दूसरा है अनुमान, जिसको हम इन्फेरेंस कहते हैं। और तीसरा है शब्द, जिसे हियरिंग से जोड़कर देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं हम अगर मनोविज्ञान की वेस्टर्न थ्योरीज की भी बात करें तो वहां पे भी देखा जाता है या बोला जाता है कि सही परसेप्शन अगर हमें होगा और हमने सही हियरिंग की है और उसके बाद हमने उस चीज का, उस घटना का सही इन्फरेंस निकाला है, तो फिर हमें जो है दिक्कतें नहीं होंगी, यानी हमारा रॉन्ग परसेप्शन नहीं होगा, तो हमारे रॉन्ग बिलीव्स नहीं बनेंगे, हमें परेशानी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये भी उसी तरीके की बात कह रहा है। अब अगर सांख्य में हम व्यक्तित्व की बात करें कि मनोविज्ञान में जो व्यक्तित्व की व्याख्याएं की गई है, किस प्रकार से जो हमारी ईस्टर्न थ्योरी जिसमें सांख्य एक है उसमें कैसे व्यक्तित्व को देखा गया है, तो सांख्य की जो शाखा है वो व्यक्तित्व की तात्विक व्याख्या को बताती है, यानी कि एलिमेंटल उसकी एक तरीके से व्याख्या कर रही है। तो सांख्य सिद्धांत जो है वो मानता है कि मानव व्यक्तित्व पुरुष एवं प्रकृति, जो 2 चीजें हमने बताई थी, उनकी अंतःक्रिया का परिणाम होता है। यानी कि प्रकृति जो जड़ जिसे बोला जाता है, पुरुष जिसे चेतन बोला जाता है, उनका जो सम्मिश्रण है या उनका जो अंतर संबंध है उससे निर्मित इसको माना गया है। प्रकृति को यहाँ पे जड़ कहा जाता है क्योंकि उसको मूलतः जड़ पदार्थ बोला जाता है, और प्रकृति में चेतना का अभाव माना जाता है। और चेतना का अभाव होने के बावजूद जो प्रकृति है उसको सक्रिय भी देखा गया है, यानी उसमें क्रियाशीलता दिखती है लगातार। और पुरुष जो कि चेतन होता है, इसको अधिकतर जो भारतीय दर्शन शास्त्री हैं, दार्शनिक हैं, उन्होंने आत्मा से जोड़कर देखा, आत्मा कहा है इसको। अब जब हम इनके अंतर संबंधों की बात करते हैं तो इससे एक मानव जो मनोदैहिक हमारा जो शारीरिक गठन होता है उसको बोला जाता है कि उसका गठन इसी से हुआ है। या फिर हम कहेंगे यहाँ पे कि व्यक्ति का जब मनोदैहिक शारीरिक गठन होता है या उसका निर्माण होता है तो यहाँ पे और भी कई चीजों की बात की गई है, जैसे कि ये कहता है कि बाह्य शरीर और सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर में जो हमारे मानसिक अंग होते हैं उनसे इनको जोड़कर देखा जाता है। उन दोनों के मिलने से हमारा जो मनोशारीरिक गठन है वह हुआ है, इस तरीके से इसको बोला जाता है यहाँ पे। तो जो हमारे बाह्य अंग हैं
वह आंतरिक अंगों के लिए एक मुख्य साधन है। ने बाह्य अंग क्या करते हैं, वो हमारे बाहर के सभी तरीके के जो उद्दीपक होते हैं उनका ज्ञान हमें कराते हैं। और लेकिन जो हमें ज्ञान हुआ है बाह्य अंगों से, उसके ऊपर जो विशेष कार्य होता है, उसके ऊपर जो वर्क होता है जिससे हम इन्फ्रेंस निकालते हैं, वो सब हमारे आंतरिक अंग करते हैं। तो इस तरीके से बाह्य अंग और आंतरिक अंग जो है वो मिलकर कार्य करते हुए देखे गए हैं। और सांख्य जो है वो व्यक्तित्व के त्रयोदश अंग को बताता है, यानी कि इसके त्रयोदश जो अंग हैं उसमें ये बताता है कि 10 बाह्य अंग है और 3 आंतरिक अंग हैं। 10 बाह्य जो अंग हैं, एक्सटर्नल जो ऑर्गन्स हैं, उसमें ये बताता है कि 5 जो हैं वो प्रत्यक्षण से जुड़े हुए हैं और 5 जो हैं वो कार्य करने से जुड़े हुए हैं। यानी कि 5 अंग जो हैं वो ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 जो है हमारी कर्मेंद्रियां हैं। उसके अलावा 3 आंतरिक अंगों की बात की गई है। तो जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनके माध्यम से क्या होता है, हमें बाहर की जो वस्तुएं हैं, बाहर का जो भी हमने सेंस की हैं चीजें, उनका ज्ञान होता है। और 5 जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, उससे हम उन उद्दीपकों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, रिस्पॉन्स हम करते हैं। तो हमारा जो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का कॉन्सेप्ट है वो एक तरीके से यहाँ पे उसकी बात यहाँ पे हो रही है। और हमारी जो मानव शरीर का जो गठन होता है उसमें यहाँ पे 5 तत्वों की भी एक मतलब जो पंच तत्व होते हैं उनकी भी यहाँ पे, उनका भी महत्व यहाँ पे दिया गया है। ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी जो है उनकी भी यहाँ पे दैहिक विशेषताएं बताई गई है। मतलब ठोस दैहिक जो हमारा गठन होता है उसमें उनकी विशेषताओं का यहाँ पे वर्णन किया गया है। फिर मेन जो यहाँ पे आता है कि जो हमारे 3 आंतरिक अंग हैं उनकी बात यहाँ पे की गई थी। तो उसमें मनस, अहंकार और बुद्धि को यहाँ पे बल दिया गया है। मनस जो होता है, यानी कि मन जो हमारा है वो चिंतन का कार्य करता है। जो अहंकार है उसको व्यक्ति की आत्म चेतना से जोड़कर देखा गया है, यानी वो आत्म चेतना का नियंत्रण करता है। और बुद्धि जो है वो हमें ज्ञान शक्ति से उस जोड़कर देखा गया है। तो जब भी कोई बाहर की चीजें हैं, एक्सटर्नल जो भी स्टिमुलस है, वो हमारे ज्ञानेंद्रियों के संपर्क में आते हैं, तो बाह्य अंगों की प्रतिक्रिया के माध्यम से आंतरिक अंग उन्हें समझ पाते हैं। और जब भी जो भी उनसे हमें नॉलेज प्राप्त होती है, जो भी हमें जानकारी मिलती है, मन उसकी जांच करता है और अहंकार द्वारा उसके महत्व का निर्धारण होता है। और फिर जो बुद्धि है वो उसकी उपयोगिता की जांच करती है। तो इस तरीके से मानस, अहंकार और बुद्धि मिलकर यहाँ पे इस तरह से कार्य करते हैं। तो जो सभी ज्ञानेंद्रियां हैं वो मन, अहंकार और बुद्धि के लिए कार्य करती हैं। बुद्धि जो है उसके द्वारा व्यक्ति पुरुष एवं प्रकृति के सूक्ष्म अंतर को तो पता लगाता ही है, साथ में वो जो हमारी स्मृति है, यानी कि हमारे जो पुराने पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनका जो संग्रह करता है एक तरीके से, वो भी बुद्धि द्वारा व्यक्ति करता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और यहाँ पे ये कहा गया है कि जो हमारे जो जीवात्मा है वो स्थूल और सूक्ष्म, यानी ग्रॉस और फाइन एलिमेंट्स दोनों के उसमें गुण होते हैं। जो स्थूल गुण होते हैं वो व्यक्ति अपनी माता पिता से प्राप्त करता है, उसको इनहेरिट करता है और मृत्यु के बाद वह समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे सूक्ष्म गुण होते हैं, हमारे जो फाइन एलिमेंट्स की यहाँ पे बात की गई है, उसको व्यक्ति अपनी चेतन अवस्था में दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के रूप में उसका कार्य करता है, उनको सीखता है या फिर उनमें चेंजेस करता है। और ये जो होते हैं ये इनको संस्कार माना जाता है, इनको संस्कार के रूप में बोला गया है। और यह बुद्धि में संचित रहते हैं, ऐसा माना गया कि ये बुद्धि में संचित रहते हैं। और ये सूक्ष्म जो वस्तु होती है ये एक जीवन से दूसरे जीवन में स्थानांतरित होती है। ये हमने अभी जो लर्निंग करी है वो अगले जीवन में उसका स्थानांतरण संस्कार के रूप में होगा। फिर साथ में जब व्यक्तित्व की व्याख्या की बात आती है तो सांख्य सिद्धांत जो है वो गुण के संप्रत्यय को भी महत्व देता है। यहाँ पे 3 गुणों की बात की जाती है जिनके आधार पे व्यक्तित्व की व्याख्या की जाती है। और वो 3 गुणों में यहाँ पे सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण, इन तीनों को यहाँ पे काफी महत्व दिया जाता है और इनके आधार पे व्यक्तित्व की व्याख्या यहाँ पे की जाती है। सत्व गुण को गुडनेस से जोड़कर देखा जाता है, रजस गुण को पैशन से जोड़कर देखा जाता है, तमस जो है उसको डार्कनेस से जोड़कर देखा जाता है। सत्व गुण जो है उसमें हम प्रीति या ऊर्जा, प्रकाश जो है उसके गुणों को देखते हैं। रजस जो है उसमें हम अप्रीति, गतिविधि, संवेग आदि को देखते हैं। और जो तमस है उसमें निराशा है, इग्नोरेंस है, इस तरह के जो गुण हैं उनका बाहुल्य हम देखते हैं। फिर बात आती है कि सत्व, रजस, तमस गुण से व्यक्तित्व की व्याख्या कैसे होती है। तो जो सांख्य है वो मानता है कि सत्व, रजस, तमस गुण जो ये हैं ये हर व्यक्ति में मौजूद होते हैं, हर व्यक्ति में इन गुणों का संग्रह होता है। लेकिन कोई गुण जो होता है किसी व्यक्ति में प्रबल होगा और कोई दूसरा गुण किसी व्यक्ति में प्रबल होगा। तो जिस गुण की जिस व्यक्ति में प्रबलता होगी उसके व्यक्तित्व में उस प्रकार की व्यवहारात्मक विशेषता है वो देखी जाएगी। तो हर जो गुण है वो अलग तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है, तो उसी आधार पे हर व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो भी हम देख सकते हैं। जो
सत्व गुण है वो कहीं ना कहीं गुडनेस से जुड़ा हुआ है ना। तो सत्व गुण जो है उसको पवित्रता तथा ज्ञान से जोड़कर देखा जाता है। सत्व अर्थात होता है अच्छे कर्म, मतलब अच्छे कर्मों का गुण रखने वाला। तो इसमें जो सत्व गुण से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, यानी जिस व्यक्ति में सत्व गुण की प्रबलता होगी, क्योंकि ये आध्यात्मिक गुण है तो उसके अंदर आध्यात्मिक जो लक्षण होंगे वो प्रधान होंगे। उस व्यक्ति में प्रसन्नता देखी जाएगी, अधिक संतुष्टि अधिक देखी जाएगी। उसके अंदर क्षमा करने की क्षमता अधिक होगी, दूसरों की मदद करना, अच्छे कार्य करना, अध्यात्म के प्रति रुचि। उसके साथ में जो व्यक्ति है वो एक ऊर्जा, उसका जो प्रकाश है वो अलग ही चमकता हुआ दिखेगा हमें, और वो अपने कर्तव्य से हटेगा नहीं, यानी कि कर्तव्य को समझते हुए उस पर लगा रहेगा। उसको अपना काम, किसी भी काम को अपना कर्तव्य समझ के उस पर वो कार्य करेगा, मेहनती होगा, सतर्क होगा और पवित्र जीवन यापन करने वाला होगा। तो शुद्धता से हम इसको जोड़कर देख सकते हैं एक तरीके से। फिर अगर हम बात करते हैं तमस की, तो तमस जो है वो भौतिक गुण है, और तमस में भ्रम का गुण देखा जाता है, भ्रम से उसको जोड़कर देखा जाता है। और तमस जो है अज्ञानता और निष्क्रियता को दर्शाता है। अगर कोई व्यक्ति में ये गुण ज्यादा है तो उसको एक तामसिक मनुष्य के रूप में देखा जा सकता है, यानी कि वो दूसरों को हानि पहुंचाकर भी अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकता है। उसमें अपनी जो इच्छा है, जो भी उसके अंदर इच्छाएं होंगी, उनको वो किसी भी तरह पूरा करना चाहेगा, भले ही उससे वो किसी को नुकसान कर दे, या उसको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि वो दूसरे को उससे क्या नुकसान हो रहा है, क्या है। उसके अंदर उतनी शुद्धता या कर्तव्य परायणता नहीं होगी। तो जो तमस प्रधान व्यक्ति होगा वो थोड़ा सा आलसी, लोभी या सांसारिक इच्छाओं से आसक्त होगा। तो इस तरह की व्यक्ति में इस तरह के गुण देखे जाएंगे। वो अंधकार से ज्यादा जुड़ा होगा, उसमें अज्ञानता अधिकतर देखी जाएगी, बुरी आदतें उसमें ज्यादा देखी जाएगी, और अपनी इच्छाओं को किसी भी तरीके से पूरा करना, ये गुण उसमें देखा जा सकता है। रजस गुण जो है वो सक्रिय गुण माना जाता है, और रजस को हम क्रिया और इच्छाओं से जोड़कर देखते हैं। जो व्यक्ति जिसमें रजस गुण अधिक होता है वो स्वयं के लाभ और कार्य सिद्धि के लिए तो जीता तो है, लेकिन इसमें गतिविधि अधिक देखी जाती है। और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो आत्म केंद्रित प्रवृत्ति के तो होते हैं, लेकिन मेहनत भी करते हैं, और उनमें सतर्कता और आशंका की जो इच्छा होती है वो कई बार देखी जाती है, और आत्म भ्रम में ये होते हैं, और कई बार इनमें गलत फहमी भी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन मेहनत करने की इच्छा भी इनमें कहीं ना कहीं होती है। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनमें क्रियात्मकता, गति की निरंतरता और पीड़ा, इस तरह के परिणाम से जुड़े हुए ये व्यक्ति होते हैं। इस तरीके से सत्व, रजस और तमस गुण के जो व्यक्ति होते हैं वो अलग अलग तरीके की अपनी विशेषताएं रखते हैं, अलग अलग तरीके की उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। लेकिन किसी व्यक्ति में कोई ज्यादा होगी, किसी व्यक्ति में कोई कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होगी। अगर हम इसको वेस्टर्न थ्योरी से जोड़कर देखते हैं, तो अगर हम फ्राइड की थ्योरी को देखते हैं, तो फ्राइड ने जो ईगो, सुपर ईगो का जो कॉन्सेप्ट दिया है, तो कहीं ना कहीं सत्व, रजस, तमस गुण उनसे जोड़कर देखे जा सकते हैं। सत्व गुण जो है वो फ्राइड की सुपर ईगो से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि सुपर ईगो जो है वो मॉरलिटी के प्रिंसिपल पे बात करता है। यहाँ पे सत्व गुण जो है वो उसी तरीके का कैरेक्टरिस्टिक को दिखा रहा है। रजस जो है वो ईगो से जोड़कर देखा जा सकता है, जो कि दोनों में बैलेंस एक तरीके से स्थापित कर रहे हैं, ना बहुत ज्यादा मोरालिटी और ना बहुत ज्यादा तामसिक गुण। तो रजस जो है वो एक तरीके से बैलेंस करके चल रहा है। तमस जो है वो इड से जोड़ के देखा जाता है, जैसे कि इड जो होता है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे बात करता है, उसको अपनी इच्छाओं की पूर्ति किसी भी तरीके से करनी होती है, तो वो तमस गुण से यहाँ पर जोड़कर देखा जा सकता है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारी ईस्टर्न थ्योरीज थी उनमें भी उन्हीं तरीके से व्यक्तित्व की व्याख्या कहीं ना कहीं की जाती, जैसे कि वेस्टर्न थ्योरीज में की जा रही है। तो ईस्टर्न थ्योरीज में भी इन चीजों में प्रबलता हम देख सकते हैं। उसके साथ में जो हमने पहले पढ़ा था कुछ परसेप्शन के विषय में, कि कैसे परसेप्शन और इन्फरेंस जो होते हैं, जो हम लगाते हैं, वो हमारे व्यक्तित्व के साथ साथ हमारे बिहेवियर है उसको डोमिनेट करते हैं। तो वही चीज जो वेस्टर्न थ्योरीज हैं वो भी आज कहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो ईस्टर्न थ्योरीज हैं वो पीछे हैं, वो भी पूरी तरीके से उन चीजों को साथ लेकर चलती हैं। और यहाँ पे जो व्यक्तित्व की व्याख्या है वो दैहिक आधार पर भी की गई है, और उसके साथ साथ जो मनोवैज्ञानिक आधार है उनको देखते हुए भी की गई है। तो वास्तविक और वस्तुनिष्ठ सिद्धांत इसको कहा जा सकता है। और इस तरीके से सांख्य जो है वो व्यक्तित्व की व्याख्या करता है। तो आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।